हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है। स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में 65वां चैप्टर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। विजिलेंस माने हिंदी में लिखूं तो होता है इसका मतलब सतर्क रहना, कि हम सतर्क हैं, हम तैयार हैं, तो उसी को हम बोलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। कि आप रेडी हो, ऑलवेज ऑन अलर्ट हो, ऑन ड्यूटी हो, ऑन गार्ड हो, तो वो होता है सतर्कता आयोग। आज इसके बारे में जानते हैं, कैसे कल्पना हुई, कहां से जिक्र आ गया एकदम उसके, कि हमें सीवीसी भी चाहिए। और सीवीसी क्यों चाहिए? सीवीसी चाहिए क्योंकि देश में एक जो प्रॉब्लम है, जो खाली इस जो खाली मॉडर्न इंडिया की नहीं है, जो मॉडर्न इंडिया से पीछे जाओगे तो हमारे मेडिवल इंडिया में भी ये प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम आपको अंदाजा लग गया होगा कि क्यों है इसका सॉल्यूशन। प्रॉब्लम हमारी है ये प्रॉब्लम जो हमारे देश को दीमक की तरह परेशान कर रही है, अंदर से खोखला कर रही है। करप्शन। अब करप्शन, क्योंकि हमने तो देखा है आजाद भारत में इतने सारे, क्योंकि अब तो जब इतना आरटीआई आ गया, इतना ज्यादा जब हर जगह डेटा का पूरा संचार हो गया, तब समझ में आ जाता है हाँ भैया करप्शन हो रहा है। पहले के जमाने में सोचो, पता ही नहीं है, हो गया होगा करप्शन ऊपर ही ऊपर, मालूम ही नहीं पड़ा। तो करप्शन जब इतना हो रहा था, लोगों को समझ में आ रहा था कि मुगल काल से लेके अब तक आगे चलो, तो अंग्रेजों के टाइम पे भी, अंग्रेजों के बाद आजाद भारत में भी खूब करप्शन हुआ है। लोगों ने हर समय, हर मौके पे जहां इंडियंस को जो कोई भी ओहदा मिला, वहां पे उन्होंने ऐसा कुछ ना कुछ कारनामा किया जिसकी वजह से शर्मिंदा होना पड़ा है। अब उसी को ध्यान में रखते हुए 1960s में ही कल्पना कर ली गई थी कि यार इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये इशू कभी बंद नहीं होगा। अब इसको चैप्टर को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगेन, अगर आपका प्रीलिम्स, आपका एग्जाम पास है और आप अभी भी स्टैटिक से जूझ रहे हो, तो उड़ान मैगजीन हमारी अवेलेबल है। आप इसको फ्री में पा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट पे जाइए, ये आपके बहुत काम की साबित हो सकती है। एनीवे, फिर हम चलते हैं अपने चैप्टर पे। अब जब संथनम जी ने अपने को ये जब बताया कि देखो जरूरी है, देखो नेहरू जी बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, देश में बहुत भ्रष्टाचार है, पहले भी होता रहा है, आगे भी, अभी भी आगे ना हो, इसलिए हम चाह रहे हैं कि कुछ इस पर काम किया जाए, करप्शन का रोकथाम किया जाए। तो नेहरू जी ने कहा ठीक है, फिर एक काम करो, एक आप ही एक कमेटी बना लो। ठीक है, तो इनके नाम से फिर कमेटी बनी, संधनम जी कमेटी। इन्होंने कहा कि हम सरकार को हम रेकमेंड करते हैं कि आप अपना एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से एक सीवीसी तैयार कराओ। सीवीसी, अब सीवीसी है हमारी एक मेन एजेंसी फॉर प्रिवेंटिंग करप्शन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। 2003 में, तभी तक तो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन चल रहा है, बस खाली एक के बस सरकार का एक ऑर्डर आ गया है, गैजेट पे लिख दिया, दे दिया। अब फिर इसके बाद 2003 में जब वाजपेयी जी की सरकार का आखिरी आखिरी समय रह रहा था, तब उन्होंने सीवीसी एक्ट पास कराया, और सीवीसी एक्ट पास करने के बाद इसको मिल गया एक स्टैट्यूटरी स्टेटस। ठीक है, समझ में आ गया। सांदरम जी के नाम से डाक टिकट भी जारी हुआ था। तो मैंने आपको बताया कि सांदरम जी कौन सी कमेटी के मेंबर रहे हैं जब आजाद भारत में, जब संविधान लिखा जा रहा था, सब कुछ अगर पता है तो जरा आंसर देना। ठीक है, अब ठीक है, अब जब कमेटी ने बोल दिया, एक्ट बन गया, सब कुछ हो गया, तो सीवीसी में क्या क्या सपना सोचा, क्या सपना देखा गया सीवीसी के साथ? सीवीसी को बोला गया कि आप हो एक हाईएस्ट एजेंसी जो कि क्या करेगी, जो कंप्लेन सुनेगी लोगों की, और जितने भी कोई अगर अधिकारी, कोई भी और कोई अधिकारी ना हो, कोई और वेंडर हो, प्राइवेट सेक्टर का कोई इंप्लॉय हो, जो ये कह रहा हो कि मैं एलिगेशन लगा रहा हूं, मुझे लग रहा है कि इस डिपार्टमेंट में करप्शन हो रहा है, और मैं चाहता हूं कि इस ऑफिस का मिसयूज जो हो रहा है उसको रोका जाए। ठीक है, अब ये जो आदमी जो ये बात बोल रहा है, जो ये बात कह रहा है, वो क्या निकला? वो निकला विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर माने कोई सीटी बजाने वाला आदमी नहीं है। विसल ब्लोअर एक पुराने जमाने में, ऐसे मान लो कि 5-6 लोगों का गिरोह है। अब 5-6 लोग, ये एक, ठीक है, ये 5 लोग हैं। अब इनमें से एक है जो कह रहा है कि मुझे इन चारों की बातें समझ में नहीं आ रही हैं, तो उसने जाके किसी एक थर्ड पर्सन को ये बता दिया कि मेरा जो ग्रुप है उसमें कुछ कुछ खलबली होने जा रही है, जो मेरा ग्रुप है वो कोई गलत काम करने जा रहा है, तो मैं उनके साथ नहीं हूं। यानी इस आदमी ने इन चारों के खिलाफ सीटी बजा दी, जोर से हल्ला कर दिया, बोल दिया कि अरे सब लोग सुनो सुनो सुनो, चोर आए, ये ऐसा कर दिया। तो यानी कि इसने अपने जो ग्रुप की बात थी वो बाहर बता दी सीटी बजा के। सीटी बजाना एक मेटाफोरिकल वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है। तो अब ताकि फिर बाहर के लोगों को पता लग जाए कि इस ग्रुप में क्या चल रहा था, हमने बोला कि हाँ, जो ऐसे लोग जो ऐसे खबरें लाते हैं, जो मुखबिर हैं, वो विसल ब्लोअर्स हैं। ठीक है, अब ये जो विसल ब्लोअर, जब आदमी काम कर रहे हैं, या भाई विसल ब्लोअर कोई भी हो सकता है,
तो विसल ब्लोअर आप भी अधिकारी हो अपने डिपार्टमेंट में, हो सकता है आपने कोई करप्शन की बात देखी, आपको लगा कि सीवीसी तक ये बात पहुंचनी चाहिए या इस करप्शन की रोकथाम होनी चाहिए, तो आपने सीवीसी को खत लिख दिया, मेल कर दिया, जो भी कर दिया। फिर इसके बाद यानी कि जब इस पे जब एक्शन शुरू हो जाएगा, तब पहले तो आपकी आइडेंटिटी बचा के रखनी है, कहीं बाद में आप पे अटैक ना हो जाए। आप ही का डिपार्टमेंट आपको बोलेगे अभी लाओ लाओ आपको ही देखें, जरा इधर आओ। फिर इसके लिए हमने बोला कि पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स रेजोल्यूशन, हम एक रेजोल्यूशन भी लेके आ रहे हैं साथ में, जो 2004 में आया था। इसको बोलते हैं पिडपी। पिडपी शॉर्ट फॉर्म है, नाम बड़ा अजीब सा है पर अब ठीक है, शॉर्ट फॉर्म याद करने के लिए यही है, ठीक है। तो ये है कुल मिला के विसल ब्लोअर्स के लिए रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन माने एक प्रस्ताव कि इस पिडपी के अंदर सारी बातें हैं कि हम कैसे इन लोगों को बचा पाएंगे जो कहीं से एलिगेशन की खबरें लेके आ रहे हैं, मुखबिर हैं। अब ऐसे ही आपको पता होगा, आप कितनी सारी फिल्में देखते हो हॉलीवुड की, बॉलीवुड की, जिसमें हमारी सीक्रेट सर्विसेज के या जो रॉ के, CIA के, इनके सबके एजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, जो मुखबिरी करते हैं, जो किसी आतंकवादी संगठन का हिस्सा बन जाते हैं, बाद में जाके वहां की इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेंट। अब कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेंट को आप लोग फिल्मों में देखते होंगे कि इनको कई सारे चीजें मिलती हैं, जैसे इनकी आइडेंटिटी कोई डिस्क्लोज नहीं करता। जो CIA का या रॉ का जो भी कोई एजेंट होगा, वो कभी ये नहीं बताएगा कि मेरा CI कौन है, ये खबरें मुझे कहां तक आ रही हैं, ये खबरें मुझे कौन लाके दे रहा है। तो जो मेरा CI है, जो मेरा मुखबिर है, अब वो उस CI की जिम्मेदारी, उस CI की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस एजेंट की है जो एजेंट उससे कांटेक्ट करे हुए, ठीक है। अब CI जो है, मुखबिर जो है, वो तो ग्राउंड पे काम कर रहा है। कल को आतंकी संगठन ने पता लगा लिया कि हम में से बीच में एक मुखबिर है, हम में से बीच में एक रैट है, तो अब वो उस रैट को ढूंढेंगे, यानी कि इसको ढूंढेंगे, मुखबिर को। इस मुखबिर की जिम्मेदारी कि इसको बचा के रखना है, इसके परिवार को बचा के रखना है, ये जिम्मेदारी कौन लेता है? जो एजेंसी उससे संपर्क में है, जो एजेंट उससे संपर्क में है। तब कई बार एजेंट्स को भी बताना पड़ता है कि देखो भाई, मेरा मुखबिर है, वो यार अभी इस जगह एरिया में फंसा हुआ है, ऐसा है वैसा है, उसको निकालना है वहां से। पूरा ऑपरेशन होता है, उसके बाद मिशन होता है, सब कुछ होता है, यही होता है फिल्मों में। खैर ठीक है, हकीकत में कुछ और भी होता होगा, वी डोंट वांट टू नो, ठीक है। अब यहां पे हमें समझ में आया कि ठीक है, अच्छा, यानी कि विसल ब्लोअर्स क्या है? एक तरीके से मुखबिर हैं, एक तरीके से जो है खबरी हैं, और ये लाते इंफॉर्मेशन। अब यहीं पे CVC के पास एक और जिम्मेदारी आ गई कि आप ही हो इकलौते हु इज डेजिग्नेटेड एजेंसी टू टेक एक्शन अगेंस्ट कंप्लेंट्स मेकिंग मोटिवेटेड और वेक्सेशन, ये वाली कंप्लेंट्स। मतलब क्या है? अब अगर आप ऑफिसर हो और आपको लग रहा है कि यार जो मेरा सीनियर है, ये मेरा प्रमोशन होने नहीं देगा, ये मेरा ट्रांसफर करवा देगा, एक काम करता हूं, उसके खिलाफ कंप्लेंट कर देता हूं। और आपने कंप्लेंट कर दी CVC तक खबर आई, CVC ने कहा कि करप्शन हुआ है, करप्शन का पहले पता लगाया, पहले करप्शन को देखा कि हाँ है भी कि नहीं, फिर पता लगा करप्शन हुआ ही नहीं है, ये कंप्लेंट फर्जी कंप्लेंट थी। यानी कि ये कंप्लेंट थी एक मोटिवेटेड, किसी एक इरादतन ये कंप्लेंट करी गई थी, ये कंप्लेंट वेक्सेशियस थी। मतलब इसमें जो इंटरेस्टेड थे वो वेक्स्ड थे, VEXED, इसको अच्छे से लिख देते वरना भूल जाओगे, ठीक है। कैसे इंटरेस्ट है इसमें वेक्स्ड इंटरेस्ट है। तो वेक्स्टेड जो भी इंटरेस्ट होंगे, अगर आपको लग रहा है कि मेरा जो सीनियर है, बॉस है, ये जो है मेरी ये कभी मेरा ट्रांसफर करा देगा रूरल एरिया में, या ये मुझे कहीं और रेफर करवाने वाला है, जो भी आपने सोचा कि इसको रास्ते से हटा देता हूँ, खुद ही यहीं पे बैठ जाऊंगा आके, ये काम को रोकने के लिए कि अगर जो कोई मोटिवेटेड कंप्लेंट्स आई हैं, जो अगर कोई इरादतन कोई कंप्लेंट करी गई है, कोई किसी की ऐसे ही बस पकड़ करवाने के लिए, तो उन कंप्लेंट्स के खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ेगा। झूठी खबर भाई, क्योंकि ये तो झूठी खबर है, ये तो आप झूठा किसी के करियर पर दाग लगाने जा रहे हो, ये नहीं होना देना है। इसके अलावा जब इस एजेंसी को, जब इस कमीशन को एनविसाज किया गया, एनविसाज माने जब इसको कंसीव किया गया था, तो हमने कंसीव करते समय बोला कि एक काम करिए, आप ही हो कि आपके पास कुछ जिम्मेदारियां हैं। क्या? आप एक एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन हो। एपेक्स माने हाईएस्ट सतर्कता आप संस्थान हो। आप सतर्क रहना तो बाकी सारे सतर्क रहेंगे आपके नीचे, ठीक है। फ्री ऑफ कंट्रोल फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, किसी भी सरकार के तंत्र से आप अटैच नहीं होगे, किसी भी सरकार के तंत्र से आप जो है इन्फ्लुएंस नहीं होगे, अफेक्ट नहीं होगे, ठीक है। आप मॉनिटर करोगे सारी विजिलेंस एक्टिविटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज में या और भी कई जगह अपने डिपार्टमेंट्स में होती हैं। हर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री का अपना एक विजिलेंस ऑफिसर भी होता है, जो खुद ही तहकीकात करे रखता है कि भैया सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, क्योंकि रिपोर्ट जानी है CVC साहब के पास, ठीक है। फिर आप एडवाइस करते हो सारे अथॉरिटीज को, डिपार्टमेंट्स को, जहां जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑर्गेनाइजेशन इन प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, रिव्यूइंग एंड रिफॉर्मिंग, कोई भी सारी जो हमारी पॉलिसी होती है, सारा विजिलेंस वर्क होता है, ठीक है। तो जब इसको कंसीव किया गया तो हमने कहा भैया आप सतर्क रहना, आपके नीचे सब सारे सही रहेंगे, ठीक है। अब
कौन है सीवीसी, क्या है सीवीसी, कैसे आ रहे हैं, उससे पहले हम जाने ये पिडपी जो पहले हमने बात करी थी, पिडपी क्या चीज है। पिडपी नाम बहुत फनी है, अजीब है, ऐसा मत सोचना, ठीक है। क्या है पिडपी, क्या है पिडपी? है, इसको पहले करते हैं काला। हाँ, तो पिडपी है एक ऐसा रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इसलिए बनाया गया था ताकि, अगर आपको ये नहीं दिख रहा हो कोई बात नहीं, ये आप इसका पीडीएफ ले लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि हमको कंप्लेनेंट्स की या जो मुखबिर हैं, जो शिकायत करता है, हमें उनकी आइडेंटिटी को सुरक्षित रखना है, कुल मिला के। अब पिडपी कैसे काम करता है? मैं अगर कोई अधिकारी हूं और मैं विसल ब्लोअर हूं, तो मैंने क्या करा, मैंने एक चिट्ठी लिखी, ये चिट्ठी का लिफाफा है, ठीक है, ये चिट्ठी का फ्रंट है और ये है चिट्ठी का बैक। बैक कैसा होगा? बैक ऐसा होगा कुछ, ठीक है, या हो सकता है यहां से साइड से हो, खैर ठीक है, फ्रंट है। मैंने फ्रंट पे खाली लिख दिया कि सही कि भैया ये जो इंफॉर्मेशन है ये पिडपी के अंदर आ रही है, कोई इसको खोलना मत, बस खाली लिफाफे के फ्रंट पेज पे खाली इतना ही लिखा रहेगा, पिडपी। अब इसके पीछे जो दूसरी तरफ क्या लिखूंगा मैं, यहां पे जो रियर साइड में, यहां पे मैं लिखूंगा कि मैं इसको किसको भेज रहा हूं, तो यानी जो सेक्रेटरी हैं, सेकी, सीवीसी, इनको भेज दिया मैंने, बस। जो सीवीसी, इस आयोग में जो सचिव है, जो सीवीसी के अंडर जो उनका सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, वहां का सबसे हाईएस्ट सेक्रेटरी है, क्योंकि उनके नीचे पूरा और भी स्टाफ होता है, अंडर सेक्रेटरी होता है, एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो लिफाफे के पीछे कहां लिखा होगा कि भैया मैं ये किसको देने जा रहा हूं, ये मैंने दिया है सेक्रेटरी साहब को, सीवीसी के। आगे सामने क्या लिखा है लिफाफे पे? पिडपी, बस। मतलब पिडपी मतलब हो गया कि अब ये और लिफाफा कहीं और बीच में रास्ते में खुलेगा नहीं, इसमें क्या लिखा है वो खाली सेक्रेटरी साहब ही पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, फिर इस लिफाफे के अंदर जो लेटर होगा, उस लेटर पे पहले मैं सारा चीजें लिखूंगा, सब बातें बताऊंगा कि सर देखो मैं ये कि टू ये इनका, टू सेक्रेटरी, ये वो पूरा पूरा यहाँ पे बही खाता लिख दूंगा मैं, सारी इंफॉर्मेशन। लास्ट में मैं लिखूंगा अपना नाम पता, ये जरूरी है, यहां पे मेरा नाम पता होना जरूरी है, वरना कंप्लेन एनोनिमस हो जाएगी, एनोनिमस पे काम नहीं हो सकता, एक्शन नहीं हो सकता है। तो यहां पे कंप्लेनेंट है, जो भी कंप्लेन कर रहा है उसका जो है थोड़ी सी जानकारी उसकी चाहिए, कंप्लेनेंट्स नेम, उसका एड्रेस, और अगर सरकारी विभाग में तो विभाग बता दो अपना, नेम एड्रेस ऐसे करके, ठीक है। अब लिफाफे के अंदर मैंने लेटर पे लिखा हुआ है अपना नाम पता, पर फ्रंट और रियर ऊपर मैं नहीं लिखूंगा ताकि मेरी आइडेंटिटी छुपी रहे, वरना कोई रास्ते में देख लेगा कि अच्छा एजुकेशन डिपार्टमेंट से आया ये लेटर, ठीक है मैं समझ गया कौन भेज रहा है ये लेटर, बस काम खत्म मेरा। ये नहीं हो सकता है, सामने नहीं लिखूंगा मैं कभी भी। ऐसे ही कंप्लेंट फाइल होती है। अब कंप्लेंट फाइल करने के बाद पूरी पूरी गाइडलाइंस हैं कि हाँ भैया क्या क्या करना है आपको आगे बहुत सारे काम करने हैं, कि जो भी अगर पर्सनल अगर कोई इंफॉर्मेशन रिलेटेड है तो आप उसको भैया अंदर मेंशन कराओ। एनोनिमस या सूडोनिमस एप्लीकेशंस को हम पढ़ नहीं पाएंगे, हम उनका कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ओके, बात समझ में आ गई। आगे बताओ कौन है इसमें सीवीसी में? सीवीसी में है एक चेयरपर्सन जो कमिश्नर है ही, सीवीसी जो खुद है, और इनके अलावा मैक्सिमम दो और विजिलेंस कमिश्नर और हो सकते हैं, ठीक है। इनका अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति मैम ही करेंगी, जो अपने वारंट से करेंगी, अंडर हर सील, अंडर हर हैंड, ठीक है। पर इनको जो ये बता रहे हैं नाम, वो बता रहे हैं कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ 3 मेंबर्स, जिसमें कौन कौन है? जिसमें है नेता, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर और हमारे नेता प्रतिपक्ष, ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। आपको पता नहीं याद हो आप में से किसी को, मुझे 2010 में याद है एक बार अपॉइंटमेंट के समय, बस आप नाम मुझे बताना वो कौन है। तो एक आईएएस ऑफिसर थे केरला गवर्नमेंट के। केरला गवर्नमेंट ने क्या किया? केरला गवर्नमेंट ने बोला कि हम पाम ऑयल एक्सपोर्ट करेंगे सिंगापुर से, एक कंपनी है पावर एंड एनर्जी लिमिटेड, वर्क एंड एनर्जी समथिंग ऐसे नाम है, ठीक है। तो हम उस कंपनी से लेंगे अपना क्या बोलते हैं, पाम ऑयल। अब वो पाम ऑयल के लेने के चक्कर में जो डील हुई थी उस कंपनी से, सिंगापुरी कंपनी से, वो डील जो क्या हुआ, वो इंटरनेशनल रेट से ज्यादा की पड़ी हमको, ठीक है, अराउंड $405 पर बैरल, कुछ ऐसी रेट्स थी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? और जो उस समय इंटरनेशनल रेट्स थी वो थी अराउंड 390 पर बैरल, ठीक है। यानी कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो पैसा ये बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया ये पैसा? इसके बाद केरला की जो सरकार थी सीएम साहब की, जब वो सरकार जाती है, फिर नई एलडीएफ की सरकार आती है, एलडीएफ दूसरी पार्टी की केरला की, तो उस पार्टी ने बोला कि अब हम जो एक्स सीएम थे अब उन पे हम केस करने वाले हैं, केस करेंगे।
तो उन सीएम साहब के ऊपर केस भी हुआ, फिर केस सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन सीएम साहब की डेथ ही हो गई बीच में, तो केस आगे चल नहीं पाया, फिर वो केस वहीं का वहीं अटक गया, लंबे लंबे फैसलों में अटक गया। सुप्रीम कोर्ट के पास इसीलिए गया कि क्या इनके ऊपर प्रोसिक्यूशन चल सकता है कि नहीं चल सकता है, इसी बात पे केस चल रहा है। फिर इसी में जो उस समय केरला गवर्नमेंट में जो सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी तो उस समय एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी, तो उस समय पहले उनका नाम नहीं था, लेकिन बाद में उसमें एफआईआर में नाम डाला गया, उनके ऊपर चार्जशीट भी लग गई। अब जब चार्जशीट लग जाती है, किसी का नाम आ जाता है, नामजद हो जाता है कोई प्राणी, तो यानी कि आपको कोर्ट में कभी कभी गवाही पे, कभी कभी पेशी पे जाना पड़ेगा। ठीक है, अब 2010 में जो जिनको सीवीसी बनना था, जिनको सीवीसी बनाया भी गया एक्चुअली, तो उस समय पे 2010 में जो लीडर ऑफ अपोजिशन थी वो थी हमारी लेट सुषमा मैम, सुषमा स्वराज मैम, जो जिनको हम कहते हैं कि हमारी फेवरेट फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, तो सुषमा स्वराज मैम थी लीडर ऑफ अपोजिशन। इन्होंने तभी कहा था कि आप ये जिनका नाम लेने जा रहे हो, ये जिनका नाम डालने जा रहे हो, इनके ऊपर चार्जशीट लगी ये हुई है, आप उन्हें सीवीसी बनाने जा रहे हो, जो खुद करप्शन के मामले में अभी एक जगह पे एक जगह पे नामजद हैं। ये क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? फिर इसके बाद पीआईएल गई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने अगले साल मार्च में इनका जो है अपॉइंटमेंट निरस्त कर दिया, अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया, और ये बोला कि ये नहीं रहेंगे सीवीसी। ठीक है, तो आपको अगर नाम बताओ, किसी को नाम याद आ रहा हो, आंसर। सो करंट अभी हमारे सीवीसी हैं सर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। ठीक है, ये सीवीसी हैं, बाकी दोनों हमारे कमिश्नर। ठीक है, ओके, सॉरी, बाकी एक कमिश्नर, तो ये सीवीसी सर हैं, और दूसरे कमिश्नर ये हैं जो आईपीएस हैं, ये तो आईएएस हैं। ठीक है, ये तो हुए हमारे अभी के। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे, हमने कहा बताओ आगे, अब आ तो गए ये। अब ये रहेंगे अपने ऑफिस में 4 साल का कार्यकाल, या तो करेंगे, या ये 65 साल के हो जाएं, जो भी इनमें से पहले हो बस, और एक बार इनका टर्म पूरा हो गया, देन नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट। अगर इनको हटाना हो तो वो भी हटा सकते हैं, क्योंकि अगर राष्ट्रपति ने अपॉइंट किया तो राष्ट्रपति ही हटाएंगे। कैसे? सीवीसी या बाकी वीसीस को। कैसे? या तो वही वाली कहानी हमारी पुरानी, या तो वो दिवालिया हो जाए। जो आदमी करप्शन की जांच करने आ रहा है, पता चला कि वही जो कंगाल हैं वही दिवालिया हैं, तो वो जांच फेयर कैसे कर सकते हैं? वो तो बोल देंगे इसमें इंक्वायरी के बीच में कि अगर थोड़ा सा सेट हो जाए तो मैं कर दूंगा सेट। ये नहीं होने देना है। ठीक है, इज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट, के कन्विक्शन भी मिल गया उनका, गिल्टी वो प्रूव हो गए, और उन्हें सजा भी मिल गई है इम्प्रिजनमेंट जेल की, फॉर एन ऑफेंस जो सरकार की नजर में इज ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड। ठीक है, engages during their term of office in any paid employment outside the duties of their office। सीवीसी का काम भी कर रहे हैं, साथ में कहीं और जाके किसी और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, इफ ही इज इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस ड्यू टू द इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। ठीक है, अब एकदम से अगर शिथिल हो गए, कुछ भी हो गया, इफ ही हैज एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट एज इज लाइकली टू अफेक्ट प्रेजुडिशियली हिज ऑफिशियल पोजीशन, कि आपने अगर कुछ भी ऐसा पैसे का हेरा फेरी आपसे जुड़ती हुई दिख रही है जिसकी वजह से आपका कार्यकाल यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको हटा दिया जाएगा। ठीक बात है, ओके फाइन। और कोई तरीका? हाँ, और भी तरीका है, ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। ठीक बात है। अब राष्ट्रपति को जब इनको हटाना होगा, देन ही हैज टू रेफर द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को दिया जाएगा कि आप इंक्वायरी करो, हम इन्हें हटाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब इंक्वायरी कर लेगी और उसके बाद अपहोल्ड करेगी द कॉज ऑफ रिमूवल एंड एडवाइस भी कर देगी कि हाँ रिमूव करो, तब सॉरी दिस इज नॉट गवर्नर, दिस इज प्रेसिडेंट। ठीक है, ये गवर्नर लिखा हुआ है, हाँ, सो देन प्रेसिडेंट कैन रिमूव हिम। अच्छा, ठीक बात है। अब जब ये मिसबिहेवियर कैसे इनका देखा जाना होगा, मिसबिहेवियर इनका तब देखेंगे हम व्हेन ही इज कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सही बात है, हम पहले भी देख चुके हैं ये, और कमिश्नरों के भी साथ ये आर्ग्यूमेंट है कि उनका इंटरेस्ट जुड़ता हुआ दिख जाए कि हाँ भैया किसी का चाचा भतीजे का कोई अपना निकलवा दिया कॉन्ट्रैक्ट, ये चल जाए। पार्टिसिपेट्स इन एनी वे इन द प्रॉफिट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट्स, कि कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ, उसमें उनका फायदा भी है, ये कैसे निकला है ये भी पता लग गया। फिर सैलरी, अलाउंस और अदर सर्विसेज कंडीशंस, ये सीवीसी साहब की सैलरी वगैरह सब कुछ सेम रहेगा जैसे यूपीएससी के चेयरमैन की होती है, उतनी ही सैलरी, उतने ही ऑफिस, उतना ही टर्म्स, उतना ही अलाउंस, सब कुछ। ठीक है, और जो वीसीज होते हैं दूसरे, सिमिलर टू दोज ऑफ मेंबर्स ऑफ एसपी, सॉरी यूपीएससी। ठीक है, मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, तो यूपीएससी जो एक इंडिपेंडेंट अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसी के पैरेलल रखा है सीवीसी को भी। बट जब एक बार इनका अपॉइंटमेंट हो गया,
देन दे कैन नॉट बी वेरिड टू हिज डिसएडवांटेज, जब तक वो उस ऑफिस में है आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। अच्छा ठीक है, अब बताओ और क्या है इसमें। सेक्रेटेरिएट है इनका, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं सचिवालय, कईयों को पता होगा सचिवालय। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें अधिकारी होते हैं जो सेक्रेटरी का रोल निभाते हैं, जो काम करते हैं सारा। फिर एक दूसरा विंग होता है इनका चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स। अब चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स क्या, ये क्या मतलब है, इसका मतलब है देखो, अगर आप सरकार के करप्शन का वर्ड अगर मैं आपसे बोलूं तो आपके दिमाग में पहला छवि क्या बनती है, पहला इमेज क्या बनेगी। आप कहोगे सर करप्शन कैसे होता है सरकारी विभाग में, करप्शन होता है कोई बिल्डिंग बनाने में, सड़क बनाने में, ऐसा बोलोगे ना। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में, यानी कि कंस्ट्रक्शन में, इन चीजों में जहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बननी है, ये रोड्स बननी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, बड़ा बड़ा कोई और प्लॉट्स बनने हैं, जो भी बनना है, वहां पे आप करप्शन की छवि अज्यूम करोगे कि हाँ यहां करप्शन हो सकता होगा, क्या पता। तो ऐसे ही ये सही बात है, क्योंकि मेजर जो करप्शन का सोर्स होता है वो होता है कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज। तो जो इसमें सीवीसी कमीशन में एक पूरा एक विंग है जिसमें कि चीफ इंजीनियर्स रैंक के इंजीनियर बैठते हैं। चीफ इंजीनियर्स मतलब जिन्हें अंदाजा है कि कोई प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है, कोई प्रोजेक्ट कैसे पास किया जाता है, कोई प्रोजेक्ट को बनने में कितना बिडिंग लगती है, कितना उसमें ये लगना चाहिए, कितना मटेरियल लगेगा, कितनी लेबर लगेगी, कितने वेंडर लगेंगे, जो भी चीजें, ठीक है। तो यानी कि उसमें टेक्निकल लोग होने चाहिए जो करप्शन पकड़ पाए, जो करप्शन समझ पाए, ठीक है। और सपोर्टिंग इंजीनियरिंग स्टाफ भी होता है इसमें। तो ये हो गए टेक्निकल लोग जिन्हें नॉलेज है, एब्सोल्युटली साइंटिफिक और टेक्निकल नो हाउ है उनके पास, ठीक है। कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इन चीजों में सबसे ज्यादा जो हमने करप्शन जो ऑलरेडी हमारा समाज देखता है, सुनता है कि हाँ ये होता ही होता है, ठीक है। तो हमने उसका डिपार्टमेंट को तो सॉल्व करने के लिए पहले ही हमने सामने बना दिया है कि यार सीटीई विंग होना चाहिए हमारा, ठीक है। फिर इसके बाद सीडीआई विंग, कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज। इसमें कौन लोग होंगे, इट फंक्शंस एज इंक्वायरी ऑफिसर्स टू कंडक्ट ओरल इंक्वायरीज। अच्छा ठीक है, ओरल इंक्वायरी यानी कहीं जाके सुन के आ गए, डिपार्टमेंट गए, सबसे सारे डिपार्टमेंट को बुलाया एक साथ, एक एक करके ऑफिसरों को, सबके बयान लिए, लिख के ले आ गए जहां पे कहां पे डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में इनिशिएटेड अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स। कोई अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, कुछ और एनिमल हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट है, फैमिली हेल्थ, सोशल वेलफेयर, कुछ भी डिपार्टमेंट है, तो वहां पे गए, वहां पे जाके सुन के आ गए उनकी बात, ऑफिसरों का बयान लेके आ गए। ऑफिसरों से बोला कि आपके पास ये ऑर्डर कहाँ से आया था, जरा इस ऑर्डर का वो पूरा चेन ऑफ कमांड बताओ, ठीक है, वो लिख के आ गए। यानी कि वो कमिश्नर्स हैं फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, जो जाके तहकीकात करके आते हैं, पूरी रिपोर्ट बना के लेके आते हैं। सचिवालय जो होता है, सचिवालय में क्या होंगे, सचिवालय में अपने हमें पता ही है, आधों का फ्यूचर है ये, यही है, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के, डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल के, अंडर सेक्रेटरी लेवल के, ऑफिस स्टाफ, बाकी जो जूनियर स्टाफ होता है, क्लरिकल स्टाफ होता है, या जैसे कहते हैं नॉन कमीशन जो स्टाफ होता है, नॉन रैंकिंग, तो छोटे मोटे काम करने वाले, ठीक है। ये सारा सिस्टम है जो अंदर इसमें ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। इतने तरह के लोग हैं यहाँ पे। अब कैसे कैसे फंक्शंस इनको असाइन किए गए हैं सीटीई को। सीटीई को क्यों हम बोल रहे हैं कि सर आपकी अहमियत बहुत है, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है हेरा फेरी यहाँ होती है, माथापच्ची यहाँ होती है। अब टेक्निकल ऑडिट करना होता है ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क्स ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम अ विजिलेंस एंगल, कि आप सतर्क हो कि नहीं भैया देखो, एक बिल्डिंग बनाने की हमने, या एक कोई पार्लियामेंट का जो पूरा ये सेंट्रल विस्टा बनाने का हमने इतना सोचा, उसके ऊपर कोई करप्शन नहीं हो जाए, पूरी निगरानी रखो। डिपार्टमेंटल बिल्कुल सरकार का अपना ऑर्गेनाइजेशन होता है फ्रॉम अ विजिलेंस एंगल, देखो भैया कोई चीज छूट नहीं रही हो हमसे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्पेसिफिक केसेस, ठीक है, ऑफ कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन वर्क्स। किसी ने कह दिया कि सर एक रोड बनी थी और एक साल के अंदर रोड जो है पूरी बह गई पानी में, बाढ़ आई चली गई रोड भी, ऐसा क्यों हुआ होगा, जरा पता लगाओ, ठीक है, हो सकता है। एक्सटेंशन ऑफ असिस्टेंस टू सीबीआई, सीबीआई की हेल्प करना, सीबीआई हमारा अगला चैप्टर है, ठीक है। सीबीआई इन देयर इन्वेस्टिगेशंस इन्वॉल्विंग टेक्निकल मैटर्स एंड फॉर एवेल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज इन दिल्ली। ये क्या बोला मैंने, ये क्या हुआ, मतलब सीबीआई की हेल्प करना, सीबीआई को असिस्ट करना इन देयर इन्वेस्टिगेशंस इन्वॉल्विंग टेक्निकल मैटर्स, जहां जहां टेक्निकल मैटर आएंगे तो सीटी साहब तो हैं ही, करवा देंगे काम। साथ में इन द इवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टीज इन दिल्ली, दिल्ली में प्रॉपर्टीज का इवैल्यूएशन करवाएगी सीवीसी। ये कोई लॉजिक दिख रहा है आपको, कोई कुछ भी आपको समझ में आ रहा है कि सीवीसी का क्या लेना देना, मतलब वाई, मैं बता रहा हूं क्यों। कब बनाया गया था सीवीसी, बहुत पहले, ठीक है, कब का, 1964 का, तब का। अब उस समय आप सोचो पूरा ये हमारा
ये हमारा इंडिया है मान लेते हैं, दिल्ली यहाँ पर है। 64 में दिल्ली की जरा हाल सोचो, इंडिया का हाल सोचो, पूरा इंडिया में, नॉर्थ इंडिया मान लेते हैं, ये मुंबई तो यहाँ है, चलो वेस्ट में, नॉर्थ इंडिया में एक सबसे बड़ा शहर, सबसे प्रीमियम शहर उस समय के लिहाज से, उस समय के स्टैंडर्ड से क्या हो सकता है? दिल्ली। ठीक बात है। अब दिल्ली में जब सरकार को नई नई जमीनें एक्वायर करनी है, नई नई बिल्डिंगें बनानी है, ऑफिस बनानी है, नए सारे ऑफिसेज बनेंगे, एयरपोर्ट बनेगा, कुछ और सुप्रीम कोर्ट का अपना जगह बनेगी, सब बहुत चीजें होंगी। ठीक है, यानी कि जो उस समय दिल्ली के जो प्रॉपर्टी हैं, वो दिल्ली की प्रॉपर्टी स्काई रॉकेट हो सकती है कभी भी। पालम गांव था, एयरपोर्ट बन गया। शादीपुर गांव था, एस्पिरेंट्स आगे बैठ गए सारे वहां। ठीक है, यही तो हो रहा है वहां पे, पटेल नगर में यही तो हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो दिल्ली की जो प्रॉपर्टीज का ऑडिट होना है, दिल्ली की प्रॉपर्टीज का इवैल्यूएशन होना है, वो सीवीसी की निगरानी में करवा दो। क्यों? क्योंकि पता है ये वो समय है 1964 जब लैंड रिकॉर्ड्स के नाम पे मजाक होता था। लैंड रिकॉर्ड्स मतलब आप सोचो, अगर आप दिल्ली के थोड़े बहुत भी अगर रसूखदार आदमियों में से हो, तो आपने क्या बोला कि जो मेरा जो एरिया है ना, जो ये जो मेरा जो घर है वो आता है साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, और ये बॉर्डर पे आता है सेंट्रल दिल्ली के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, तो मेरा जो है, ये मेरा एवैल्यूएशन जो है साउथ वाले में करवाओ, या नॉर्थ वाले में करवाओ, या ईस्ट वाले में, जो भी है, जैसा भी है। तो आप थोड़े बहुत कनेक्शन की वजह से अपने लैंड रिकॉर्ड्स में तब्दीली करवा सकते हो, अपने लैंड रिकॉर्ड्स में अपने अपने लैंड का एस्टिमेट या वैल्यू एप्रिसिएशन ज़्यादा दिखवा सकते हो, आपकी सर्कल रेट अलग हो, ये हो जाएगी। तो तभी से हमने सोचा कि यार सीवीसी का एक काम करते हैं, सीवीसी का योगदान देते हैं इसमें, दिल्ली की प्रॉपर्टीज के वैल्यूएशन में सीवीसी विल इन्वॉल्व। ओके फाइन, अब समझ में आया, इसलिए जरूरी है। और सीवी 1964 की बात हो रही है ये, तब लैंड रिकॉर्ड, अब तो डिजिटाइज रिकॉर्ड अब जाके हो रहे हैं, उस समय क्या था, रजिस्ट्री हो गई, पता नहीं कहाँ है, पेपर दीमक खा गई, कुछ भी हो गया, नहीं मिल रहे, खो गए पेपर कागजात, किसी ने दूसरे नकली और ये अपने कागज बनवा लिए, ये सब चलता था। इसको रोकने के लिए हमने कहा यार रुक जाओ, हम बता रहे हैं कैसे करना है। क्योंकि दिल्ली में सरकार को जमीन चाहिए, दिल्ली में सरकार को ऑफिस बनवाने हैं, प्रॉपर्टीज बनवानी है, जगह बनवानी है, डिफेंस को अपनी जगह चाहिए, रेलवेज को अपनी जगह चाहिए, तो चीजें एक्सपैंड हो रही थी, और उसी में एक्सपैंड हो रहा था करप्शन। हमने कहा आओ रुको, इसको संभालते हैं। फिर टेंडरिंग ऑफ एडवाइस या असिस्टेंस टू द सीवीसी एंड चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स। ये चीफ विजिलेंस ऑफिसर कौन हुए? कि सीटीई जो विंग है ये क्या कर रहा है, और साथ में ये सीवीसी को तो हेल्प कर ही रहा है, जो अपने सुपर बॉस को, उनको तो हेल्प करेगा ही करेगा, साथ में सीवीओ लोगों को भी हेल्प करेगा इन द विजिलेंस केस इन्वॉल्विंग टेक्निकल मैटर्स। ये सीवीओ कौन है? सीवीओ हैं सेंट्रल या और कोई अथॉरिटी में, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में, जो मिनिस्ट्रीज है हमारी, उसमें हर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में अपना अपना एक सीवीओ होता है, विजिलेंस ऑफिसर होता है। वो अपना सतर्क रहने का ही काम करता है कि भाई सब लोग ठीक ठाक से काम करना, कुछ जो पॉलिसी आ रही है, जो पैसा आ रहा है वो सही जगह जाए, बस। तो उस विजिलेंस ऑफिसर की हेल्प करवाना भी सीटीई का काम है, जहां जहां पे टेक्निकल मैटर आ रहा है, जहां जहां पे टेक्निकल मैटर फंस रहा है। ठीक है, अब पावर्स एंड फंक्शंस, कई सारे रोल हैं सीवीसी साहब के पास, बहुत सारा काम करना है। क्या क्या? टू इंक्वायर या कॉज टू इंक्वायर, या टू इन्वेस्टिगेट या टू कॉज टू इन्वेस्टिगेट, टू बी कंडक्टेड ऑन अ रेफरेंस मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंटर ने जहां जगह के हमें लग रहा है मेरे ही डिपार्टमेंट में निचले भाई जो नीचे के स्तर पे कुछ हो रहा है, कुछ गलती हो रही है, ढूंढो जरा, पता करो। इफ इट इज एलिज्ड दैट अ पब्लिक सर्वेंट बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, या उसकी किसी अथॉरिटी में वो कहीं ना कहीं योगदान अपना काम कर रहा है, सर्विस कर रहा है, हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर द पीसीए। पीसीए एक्ट है अपना, करप्शन एक्ट। ठीक है, तो इस करप्शन जो भ्रष्टाचार निरोध कानून है, इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो कानून है उसका उल्लंघन करते हुए कि किसी पब्लिक सर्वेंट ने कुछ ऐसा काम किया है जिससे एलिगेशन लग रहा है कि हाँ कुछ ऐसा ऑफेंस हुआ है, तो हम सेंटर गवर्नमेंट ही हम शिकायत कर रहे हैं सीवीसी से कि जरा इसकी जांच कराओ। ठीक है, ये करेंगे। एनी ऑफिशियल बिलोंगिंग टू द बिलो मेंशन कैटेगरी, कौन कौन सी कैटेगरी? या तो वो एआईएस सर्विसेज के पार्ट हो अपने सपने के, ठीक है, या फिर वो और किसी ग्रुप ए ऑफिसर हो और किसी रैंक पे हो ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, या स्पेसिफाइड लेवल ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द अथॉरिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी कुछ अथॉरिटीज के लेवल भी हम देखेंगे, किन किन अथॉरिटीज के, किन किन ऑफिसर्स के ऊपर होने पे ही, मतलब अगर आप कम से कम ग्रेड 5 हो कि नहीं हो, आपका पे स्केल 9 या 10 के ऊपर है कि नहीं है, उन्हीं के ऊपर सीबीसी लगती है। हर जगह सीबीसी किसी छोटे क्लर्क के पास नहीं जाएगी पूछने के भाई तेने करप्शन किया कि नहीं किया, इधर आ जा, वो ऐसे नहीं करेगी। या तो आप बड़े अधिकारी हो कि हाँ आपका करप्शन जो है सिग्निफिकेंट है, बड़ा करप्शन किया है आपने, तो फिर आपको बुलाया जाएगा कि आप जरा आ जाओ, आप और आपका पूरा डिपार्टमेंट, आप इसे इंक्वायरी करते हैं, रुक जाओ
तो ऐसे में और क्या, ये तो एक काम है ये कि इंक्वायरी करनी है, सुपरिटेंडेंस निगाह भी रखनी है, ये निरीक्षक भी हैं। कैसे? टू एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस ओवर द फंक्शनिंग ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि सीबीआई। सीबीआई के काम पे भी निगरानी रखते हैं, जहां जहां पे सीबीआई काम अपना रिलेट करता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर पीसीए। जहां पे सीबीआई अब जो अपनी सीबीआई है, जहां पे वो करप्शन के अगेंस्ट कुछ काम कर रही है, करप्शन के मैटर में कोई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो सीवीसी साहब कहते हैं कीप मी इन द लूप, मुझे बता के रखना क्या करने जा रहे हो। ठीक है, ओके। टू एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस ओवर द विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन इन द मिनिस्ट्रीज, जहां मिनिस्ट्रीज में अपना अपना विजिलेंस का अपना एक डिपार्टमेंट है, जो भी बॉडी है, तो उस एडमिनिस्ट्रेशन को भी होशियार रखना कि तुम याद रखना हम तुम्हारे साथ ही हैं, हम तुम्हारे ऊपर ही हैं, बता देना हमको जो भी कुछ करने जा रहे हो। ठीक है, ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या उसकी कोई अथॉरिटी में। सेंटर की अपनी इतनी सारी मिनिस्ट्रीज हैं, सेंटर की जो मिनिस्ट्रीज हैं, ये सारी मिनिस्ट्रीज में कोई मिनिस्ट्री ले लो, फाइनेंस मिनिस्ट्री ले लो, कॉमर्स मिनिस्ट्री ले लो, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, इन मिनिस्ट्रीज में अपना अपना एक डिपार्टमेंट होता है, एक अधिकारी होता है जो क्या करता है, विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है कि भाई सब ओके है कि नहीं, सबका फाइनेंसेस ठीक जा रहा है कि नहीं, पैसा वैसा ओके सब है। तो उस विजिलेंस ऑफिसर को बोले रखना कि बेटा सुपरविजन हम करेंगे, बता देना हमको, कोई भी अगर रिपोर्ट आ रही है हमको भेज देना। ठीक है, ओके सर, बिल्कुल भेज देंगे, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। फिर इनके अलावा मॉनिटर करना पीसीए एक्ट को, पीसीए एक्ट के अंदर जो जो काम चल रहा है उसको मॉनिटर करते रहना। टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ एप्लीकेशंस पेंडिंग विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज, जहां जहां पे कहीं किसी अथॉरिटी पे, किसी डिपार्टमेंट पे, किसी प्राधिकरण पे अगर कोई रिपोर्ट गई है, कंप्लेंट गई है कि सर हमें इसको पढ़ना चाहिए, कुछ देखो क्या करप्शन हो रहा था, क्या क्या हो रखा है, इसको सॉल्व कराना है। सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन अंडर द पीसीए, जिन जिन अथॉरिटीज को ये अधिकार है, ये सैंक्शन है कि आप जाके पीसीए एक्ट के उल्लंघन के प्रति आप जाके अपना इंक्वायरी बिठा सकते हो, तो उनको बोलना कि हम आपकी प्रोग्रेस को रिव्यू करेंगे, हम मॉनिटर करेंगे। अच्छा ठीक है, टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय द सीबीआई। अच्छा ठीक है, ओके। इसके अलावा टू टेंडर एडवाइस टू द सेंटर एंड इट्स अथॉरिटीज ऑन सच मैटर्स एज आर रेफर्ड टू इट बाय देम, जहां जहां पे सेंटर ने बोला कि हमें इसी मैटर पे आपसे सलाह चाहिए, प्लीज इस पे अपना रिपोर्ट बना के हमको दे देना। ठीक है, दे देंगे। टू अंडरटेक और कॉज एन इंक्वायरी, क्या क्या, इनटू कंप्लेंट्स रिसीव्ड अंडर द पीसी, ये जो अपना पिडपी है, ठीक है, इसी के अंडर अगर कोई कंप्लेन आई है, कुछ भी आई है, एंड रिकमेंड एप्रोप्रिएट एक्शन। ओके ठीक है, फिर और क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, इट इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द सीवीसी, सीवीसी से पूछना ही पड़ेगा इन मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, कौन से, गवर्निंग द विजिलेंस एंड डिसिप्लिनरी मैटर्स रिलेटिंग टू द मेंबर्स ऑफ सेंट्रल सर्विसेज या ऑल इंडिया सर्विस, जहां पे जिन सर्विसेज में हमारा जाने का मन है, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, आईआरटीएस हो, आईआरएमएस हो, इन सारी सर्विसेज में अगर हमें जाना है, हमें ग्रुप ए बनना है, सेंट्रल सर्विसेज में काम करना है, ऑल इंडिया सर्विस में काम करना है, तो अगर हमारे लिए कोई रूल नए आने हैं विजिलेंस वाले, उस एंगल के लिए सरकार इनसे सलाह मशवरा करेगी सीवीसी साहब से। ठीक है, टू गिव डायरेक्शंस टू द सीबीआई फॉर सुपरिटेंडेंस, कि आप किसी पे निगरानी रख रहे हो तो हमें बता देना, या हम आपको डायरेक्शन दे रहे हैं उसके अराउंड आप निगरानी करना, ऐसे ऐसे करना। ठीक है, ये भी अच्छा लग रहा है, करेंगे ये। फिर कहां कहां पे इनका एक्शन चलता है, कहां कहां पे इनका जुरिस्डिक्शन चलता है, तो मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विस जो भी हैं, सर्विंग इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन, या फिर हमारे ग्रुप ए ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जब आप यहां बैठते हो, जब आप पीएम का या राष्ट्रपति जी का जब अभिभाषण सुनते हो, व्हेन यू आर कॉल्ड अपॉन, तो उस समय क्या होता है कि हाँ आप ग्रुप ए सर्विसेज में आ चुके हो। अब ये सारे आप लोग इनके अंडर हुई, इस सीवीसी साहब की निगरानी में आप हो, बस ठीक है। ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ स्केल 5 एंड अबव इन द पीएसबीज, जितने हमारे बैंक हैं, तो उसमें कई सारे होते हैं, तो आईबीपीएस से जो पीओ बनते हैं, जो और लोग एग्जाम देते हैं, एसओ बनते हैं, एएसओ बनते हैं, तो ये सारे के सारे जो ऑफिसर्स हैं, जो इनमें से स्केल 5 से ऊपर और होंगे, स्केल 5, स्केल 6, स्केल 7, ये सारे ऑफिसर्स बैंक के जितने होते हैं हमारे, ये भी निगरानी में आते हैं सीवीसी के। ठीक है, फिर आरबीआई, नाबार्ड और सिडबी जो हमारा है, स्मॉल इंडस्ट्रीज, ये वाला जो हमारा डेवलपमेंट बैंक, तो इसमें ग्रेड डी से ऊपर के जितने अधिकारी होंगे वो सारे के सारे इनकी निगरानी में आएंगे, जुरिस्डिक्शन में आएंगे। अच्छा ठीक है, और कहीं, हाँ और भी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव्स एंड एग्जीक्यूटिव्स ऑन द बोर्ड एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ E8 एंड अबव। E8 भी एक रैंक होती है इन द शेड्यूल ए एंड बी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। कई सारी अंडरटेकिंग्स होती है हमारी, भारत सरकार कई सारे उपक्रम होते हैं, जैसे अब तो न्यूज में आ रहा है डीआरडीओ
भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या हमारा इंडियन ऑयल, तो ये सारे के सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, ये सारे भारत सरकार के उपक्रम हैं, उद्यम हैं। अब इनमें भी E8 रैंक से ऊपर जो जो हैं, एग्जीक्यूटिव रैंक्स में भी 8वें लेवल से जो ऊपर हैं, उन सबको बुलाया जाएगा सीवीसी साहब से कि आ जाओ बेटा, सुना है बहुत कुछ आप कारनामे करके आए हो, आओ जरा पूछे क्या हुआ है। फिर चीफ एग्जीक्यूटिव्स एंड एग्जीक्यूटिव्स ऑन द बोर्ड एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ E7 एंड अबव, यहां पे इन शेड्यूल सी एंड डी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, कुछ शेड्यूल सी और डी अंडरटेकिंग वो होंगी जिसमें भारत सरकार का योगदान या जिसे कहते हैं ओनरशिप कम होगी या ज्यादा होगी देन ए एंड बी। अच्छा ठीक है, ओके। मैनेजर्स एंड अबव इन द जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, नेशनल फेडरली या कोई भी एक्सेस या कोई भी ये, तो जितनी इंश्योरेंस कंपनी है उसमें मैनेजर्स के ऊपर के लोग, और अगर LIC है तो फिर LIC में सीनियर डिविजनल मैनेजर से ऊपर कोई भी ऑफिसर वो इनकी निगरानी में रहेगा। ऑफिसर्स ड्रॉइंग सैलरी ऑफ 8700, ग्रेड है ये, ठीक है, 8700 रुपए मिलते हैं, ऐसा नहीं है यही सैलरी है पर मंथ या प्री रिवाइज जो भी है, एंड अबव ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट DA पैटर्न, DA इज डायरेक्ट अलाउंस, ठीक है, एज में बी रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम इन सोसाइटीज एंड लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटी में भी आप काम करोगे भाई, करना ही पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे तो काम करके ही आओगे, दैट मीन्स ग्राउंड लेवल पे आप हो, वहां पे आप हो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का तो चलो निगरानी नहीं आ पाएगी सीबीसी के अंडर, पर ब्लॉक डेवलपमेंट से ऊपर कोई भी SDM हुए या म्यूनिसिपल कमिश्नर हुए या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्रीज इन फर्रुखाबाद से, तो ऐसे लोगों का 8700 रुपए ग्रेड पे से तो ऊपर ही होगा। अब ये लोग सबके सब फिर निगरानी में आ जाएंगे। अच्छा ठीक है सर, मतलब समझ में आ रहा है कि आप बड़े बड़े अधिकारियों के पीछे ही पड़े हुए हो कि हाँ बस ये बात है, जितने बड़े अधिकारी होंगे वो सारे के सारे निगरानी में रहेंगे सीवीसी के। अब सीवीसी की वर्किंग देखनी है। सीवीसी कंडक्ट्स इट्स प्रोसीडिंग्स एट इट्स हेडक्वार्टर्स दिल्ली में, ठीक है, यहां पे जब ये काम करते हैं देन दे हैव द पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। अच्छा ठीक है, जब ये काम कर रहे होते हैं तो इनके पास सारी पावर होती है सिविल कोड वाली। सिविल कोड वाली पावर कौन से एक्ट से आती है? जो हमें कोड जानते, कौन सा कोड होता है वो, ठीक है, एंड प्रोसीडिंग्स हैव अ जुडिशियल कैरेक्टर। अच्छा ठीक है, अब यहां पे जब ये काम कर रहे होते हैं अपना, देन दे कैन कॉल फॉर इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट या उसकी कोई अथॉरिटी से, जहां से भी इन्हें जरूरत पड़े, सो एज टू इनेबल इट टू एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन, के अपनी पूरा निरीक्षण अपना इनका बरकरार रहे, सुपरविजन बरकरार रहे ओवर द विजिलेंस एंड एंटी करप्शन वर्क इन देम। केंद्र सरकार जिस डिपार्टमेंट पे ही ये अपना छापा मारने जा रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट पे इंक्वायरी करने जा रहे हैं, उसी डिपार्टमेंट से बोला है कि ताकि हम तुम्हारे ऊपर निगरानी पूरी कर सकें, तुम हमें सारे अपने डॉक्यूमेंट, अपने इंफॉर्मेशन हमको लाके दो। और जब इनके पास, अब मान लेते कंप्लेंट आई थी, कंप्लेंट पे इन्होंने बोला था किसी डिपार्टमेंट को, मान लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, एजुकेशन वाली अपनी। अब इस मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पे कोई एलिगेशन लगा है, कोई इंक्वायरी आई है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को ही इन्होंने बोला कि ऐसा है, सुनो तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी आई है, तुम्हें इंक्वायरी खत्म करनी 30 दिन के अंदर, और इंक्वायरी खत्म करके रिपोर्ट हमें दे देना। तो जब इस रिपोर्ट की रिसीविंग हो जाएगी, रिसीट, ठीक है, रिसीट ऑफ रिपोर्ट, जब ये रिपोर्ट इनके हाथ में आ जाएगी, देन दे विल एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या करेंगे, और इट्स अथॉरिटीज एज टू द फर्दर, जो भी फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन है कि भैया क्या होना है, आगे क्या करना है। अब आपको देख लो, आपका ही डिपार्टमेंट था, आपका ही मिनिस्ट्री है, और ये हरकतें कर रहे हैं लोग बैठ के, तो ये अब आप क्या करने जा रहे हो, आप क्या एक्शन लोगे आगे, बताओ क्या करना है। ठीक है, इसके बाद अगर सेंटर या उसकी कोई भी अथॉरिटी, इफ दे डू नॉट एग्री विद द एडवाइस ऑफ सीवीसी, देन अगर ये एडवाइस देने के बाद भी, जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट पूरी मंगवा के फिर वापस एडवाइस दी है, अगर सेंटर या उसकी कोई अथॉरिटी दे डू नॉट, डज नहीं आना चाहिए, यहाँ पे डू आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेंट्रल एंड इसकी अथॉरिटीज, ठीक है। तो अगर सीबीसी की एडवाइस से आप नहीं खुश हो, सरकार आपकी एडवाइस नहीं मानने जा रही है, तो सरकार की भले आप ना मानो, ठीक है, पर आप लिखित में दो कि आप नहीं मानने जा रहे हो। इट शैल कम्युनिकेट द सेम द रीजंस टू द सीवीसी बट इन राइटिंग, लिख के दो, क्योंकि बाद में अगर इस पर कोई अगर आंच लगी, बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट ने मंगा लिया, हाई कोर्ट ने मंगा लिया, दैट मीन्स कि आपका रिटर्न रिस्पॉन्स जाएगा वहां पे कि हमने बोला था इनको और इन्होंने हमको बोला कि नहीं नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, हम लिख के दे दिए, लो लिख के मना कर दिए हैं, डिनाई कर दिए कि नहीं है, कोई एलिगेशन नहीं है। नाउ सीवीसी हैज टू प्रेजेंट एनुअली, सीएजी की तरह, काम इंपॉर्टेंट है, टू द प्रेसिडेंट अ रिपोर्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस, कि कितना अच्छा काम किया हमने, देख लो आप ही के सारे डिपार्टमेंट सारे खंगाल दिए हमने, सब छान मारे इसमें। यहाँ पे प्रेसिडेंट विल प्लेस दीज रिपोर्ट्स ऑन इन द पार्लियामेंट, और दोनों हाउसेस में जाएगी रिपोर्ट, और वहां पे जाके फिर
पूछताछ होगी होगी गहन जो भी होती है, ठीक है। फिर आगे गए हमने कहा और बताओ, विसल ब्लोअर्स, जो हमने शुरू में बात करी थी मुखबिरों की, हमने बात करी थी खबरियों की, तो इन्हीं के लिए 2014 में एक्ट आया था, विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट। अब ये इसीलिए है ताकि एक मैकेनिज्म हो सके फॉर प्रोटेक्टिंग द आइडेंटिटी ऑफ विसल ब्लोअर्स। ब्लोअर कौन होते हैं? हु एक्सपोज करप्शन। वही 5 में से जो एक व्यक्ति खड़ा होकर कह रहा है कि नहीं ये मेरे चारों दोस्त गलत हैं, ये नहीं कर रहे हैं अच्छे से काम, तो उस एक पर्सन की, उस एक विसल ब्लोअर की आइडेंटिटी को छुपाए रखना, बचा के रखना। ओके। ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर अ सिस्टम टू एनकरेज पीपल टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन, कि हम डिस्क्लोज करना, हम मांगते हैं, हम बुला रहे हैं, अगर करप्शन हो रहा है तो आगे आओ, हमको बताओ करप्शन हो रहा है, कितना, कहां हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये बता दो। या विलफुल मिसयूज ऑफ पावर हो रही है बाय पब्लिक सर्वेंट्स इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स, कोई भी कर रहा हो, लिखो, लाओ लिख के दो, हम देख लेंगे सबको। अब अ पर्सन कैन मेक अ पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर और करप्शन, ठीक है, जो भी हो रहा है ऑन करप्शन बिफोर अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये भी हो सकता है, विच इज एट प्रेजेंट ओनली सीवीसी। सरकार चाहे तो द गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन कैन अपॉइंट एनी अदर बॉडी ऑल्सो, किसी और बॉडी को भी बोल सकती है कि हाँ आप भी कॉम्पिटेंट हो, आप भी, आपके पास भी अथॉरिटी है करप्शन के खिलाफ सुनवाई सुनने की, ठीक है, ओके, सुन लेंगे तो वो, पर अभी तक सीवीसी ही है। अब यहां पे अगर ये कंप्लेंट जो आ रही है, ये कंप्लेंट जो आ रही है, खबरें आ रही हैं, अगर ये झूठी निकली, अगर ये गलत निकली, अगर ये फ्रिवलस निकली, ये मैलाफाइड निकली, 30,000 का जुर्माना। क्यों गलत, क्यों खबरें दे रहे हो जब पता है नहीं हो रहा है करप्शन? तुम्हें बहुत से चिड़ है, बस खाली इस बात पर डाल दी एप्लीकेशन, ऐसा थोड़ी होता है ऑन फ्रिवलस कंप्लेंट्स, ठीक है, ये हो गया। फिर और कुछ, हाँ, जब भी डिस्क्लोजर होगा इट शैल बी मेड इन गुड फेथ, भरोसे पे, और उस जो कंप्लेनेंट है, जो इन्फॉर्मेंट है, जो विजल ब्लोअर है, उसको, जो पर्सन ये जो भी ऐसा कर रहा है, ही शैल प्रोवाइड अ पर्सनल डिक्लेरेशन कि हाँ मैं कह रहा हूं, मुझे लग रहा है, मैं रीजनेबल, मेरे पास बिलीफ है, प्रूफ है कि हाँ ये करप्शन हो रहा है, एंड मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है, जो एलिगेशन लगाया है, इज सब्सटैंशियली ट्रू। प्लीज मेरी बात को झूठा ना माने, मैंने कुछ बोला है तो कुछ लिख के, इतना हिम्मत करके कुछ बोला है तो सही बोला होगा, ठीक है, ओके। डिस्क्लोजर्स कैन बी मेड इन राइटिंग और बाय ईमेल मैसेज, ठीक है, हो सकता है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एज मे बी लेट डाउन, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एंड कंटेन फुल पर्टिकुलर्स, पूरी पूरी डिटेल चाहिए, फुल पर्टिकुलर्स, फुल डिटेल, फुल इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, हमारा डैफ यही है, ठीक है, एंड बी अकम्पनीड बाय सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, डैफ नहीं है, ठीक है, सॉरी, डैफ ऐसा नहीं होना चाहिए कि एप्लीकेशन आपकी एलिगेशन लग रही है, ओके, एंड बी अकम्पनीड बाय सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, के आपको लग रहा है कि हाँ अगर करप्शन है, कुछ प्रॉब्लम है, कोई झूठे दस्तावेज हैं, फर्जी बिल बन रहे हैं, तो कुछ लगा दो साथ में, ठीक है, और अदर मटेरियल कुछ भी हो। नो एक्शन शैल बी टेकन ऑन अ डिस्क्लोजर इफ इट डज नॉट इंडिकेट द आइडेंटिटी ऑफ द कंप्लेनेंट, अगर कंप्लेनेंट का नाम पता नहीं है, या जो पब्लिक सर्वेंट है उसका अगर कोई नाम पता नहीं है, और इफ द आइडेंटिटी ऑफ द कंप्लेनेंट और पब्लिक सर्वेंट इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट, अगर डिटेल मैच हो रही है, डिटेल नहीं है, नाम पता नहीं, कहां जाए, किससे पूछें फिर जाके, दैट मीन्स वो उस पर काम नहीं हो पाएगा, उस पर हम एक्शन नहीं ले पाएंगे। एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, इनके ऊपर आप इस एक्ट को नहीं लगा सकते। विसल ब्लोअर एक्ट जो है, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, वो यहां नहीं लग सकता, वो आइडेंटिटी यहां डिस्क्लोज, यहां आपको बचा के नहीं रखा जाएगा। एसपीजी ग्रुप है ही इतना क्लोज। एसपीजी ग्रुप क्या करता है, समझ में तो आ रहा है कि हाँ प्रोटेक्शन करता होगा, किस चीज की प्रोटेक्शन करता होगा, तो क्या करते हैं ये लोग, कुछ पता है इनके बारे में? और चलो ये बताना मुझे किन किन लोगों का प्रोटेक्शन करते हैं। आपको पता है ये जो ऑफिसर्स होते हैं, ये सारे ऑफिसर्स, पहली बात तो इनकी आइडेंटिटी आपको बहुत ही सीक्रेट मिलेगी, नहीं आप पता कर सकते ये कौन लोग हैं, ठीक है। अब ये हमारी आर्म्ड फोर्सेज में से ही आते होंगे, ये तो बात समझ में आ गई। हाईली ट्रेंड होते हैं, हाईली एकदम जिसे कहते हैं एजाइल होते हैं, फुली ट्रेंड होते हैं, और पता है दे हैव देयर हैंड्स रजिस्टर्ड एज लीथल वेपन्स। जो इनके हैंड्स होते हैं, इनके नेकेड हैंड्स, just bare hands, these hands are lethal weapons actually, so they can kill by their bare hands ना। हम लोग आप में से कोई इतने आम जन को इतनी ज्यादा टैक्टिक्स या टैलेंट नहीं है कि हम किसी की जान ले सकें, बट दीज आर सो स्पेशलिस्ट पीपल, दीज आर सो वेल ट्रेन्ड पीपल कि इनके हैंड्स आर वेरी हाईली डेंजरस वेपन्स। सो ठीक है, एसपीजी है। अब एसपीजी मुझे बताना किस किस को प्रोटेक्ट करती है, किस किस लोगों को प्रोटेक्ट करती है। ओके, इसमें अमेंडमेंट आया 2015 में, और थोड़ा अमेंडमेंट थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। अमेंडमेंट्स, ये अखबार का हमारा कटआउट है। अमेंडमेंट्स टेक अवे इम्यूनिटी फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत हमें जो प्रोटेक्शन मिला हुआ था,
उस इम्यूनिटी को ये अमेंडमेंट छीन रहा है। एन ऑफिसर या सिटीजन जो भी है मेकिंग अ कंप्लेंट कैन बी प्रोसिक्यूटेड अंडर लॉ बाय अ वेंजफुल गवर्नमेंट। अगर कोई सरकार नाराज हो गई आपसे कंप्लेंट करने की वजह से तो वो आपके ऊपर एक्शन ले सकती है। अगर कोई डिपार्टमेंट वर टू सर्टिफाई दैट अ विसल ब्लोअर कंप्लेंट रिलेट्स टू नेशनल सिक्योरिटी, तो उस इंफॉर्मेशन पे आगे कोई काम नहीं होगा। देन कंप्लेंट विल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू, नहीं हो पाएगा उस पर आगे, उस कंप्लेंट में कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड टू 10 एक्सेप्शंस। अभी आगे देखते हो 10 के 10 एक्सेप्शन है। अगर उनमें से कोई एक्सेप्शनों में अगर आपकी कंप्लेंट लाई करती है, फॉल कर रही है, दैट मीन्स उन एक्सेप्शनों पे आपका सीवीसी वाला कंप्लेंट विसल ब्लोअर वाला एक्ट नहीं लग पाएगा, आपके कंप्लेंट पे आगे प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता है। इफ द कंप्लेंट फॉल्स अंडर दीज एक्सेप्शंस देन इट वोंट बी इंक्वायर्ड इनटू। ठीक बात है, ओके। देयर इज नो प्रोविजन फॉर मेकिंग विसल ब्लोअर्स कंप्लेंट्स अगेंस्ट द पीएम सीएम्स। इनके ऊपर तो लगेगी नहीं, क्या लगा लोगे, वे मुखिया हैं वो सरकार के। बिल डज नॉट डिफाइन व्हाट अमाउंट्स टू विक्टिमाइजेशन। ये वर्ड पे जरा थोड़ा बात करते हैं। विक्टिमाइजेशन, ये वर्ड एक्चुअली ऐसा है कि आपको लगेगा बड़ा हल्का वर्ड है। अब अगर किसी ने कंप्लेंट करी, उस कंप्लेंट करने के बाद वो बेचारा जो व्यक्ति है वो तो उसने तो कंप्लेंट करी थी, बाद में विटनेस को विक्टिम बना दिए गए। तो विटनेस को विक्टिम बनाने का मतलब होता है कि पहले तो आप एक चश्मदीद गवाह थे, बाद में आप ही पीड़ित हो गए कि आप ही को कंप्लेन करने की वजह से आपको सताया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है। तो यानी कि आप विक्टिमाइज हो रहे हो, आपके ऊपर और ज्यादा अब जो है एक्शन लगने लग गया है। अब इसकी रेमेडी है, कहाँ इसका रिड्रेसल है, कहाँ जाओगे? एक ही रास्ता है जाने का, कोर्ट। दरवाजा खटखटाओगे कोर्ट का, बताओ सर बताओ कहाँ जाए? ऑफ अ विसल ब्लोअर। इफ देयर इज रिटेलिएटरी एक्शन बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट अ विसल ब्लोअर, देन हाउ वुड ही और शी सीक रिड्रेस? कहाँ जाके वो अपना माथा रोए, कहाँ जाके अपना वो ये मांगे, इंसाफ मांगे? तो ये एक इशू है। ओके फाइन, क्या है वो जो 10 हमारे जो एक्सेप्शन है वो देख लेते हैं एक बार। तो मैटर्स रिलेटेड टू सॉवरेंटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक, इकोनॉमिक या हमारे इंटरेस्ट ऑफ इंडिया और इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, ये सब काउंट नहीं होगा। डेलिब्रेशन ऑफ सीओएम्स यानी कि जो हमारा मंत्रिमंडल है उनकी जो डेलिब्रेशन होती है, जो उनके डिबेट्स होती है, डिबेट्स या मीटिंग्स या डिस्कशंस, तो उन डिस्कशंस को हम ये नहीं कह सकते कि विसल ब्लोअर एक्ट के तहत आते हैं, नहीं आ पाएंगे। दैट विच इज फॉरबिडन टू बी पब्लिश्ड बाय अ कोर्ट, जिस किसी चीज को अगर कोर्ट ने बोल रखा है ये बाहर नहीं जाना चाहिए, तो उस चीज के ऊपर आप विसल ब्लोअर एक्ट के तहत कोई अपना कंप्लेंट नहीं दाखिल कर सकते हो। ठीक है, दैट रिसीव्ड फ्रॉम अ फॉरेन गवर्नमेंट। फॉरेन गवर्नमेंट से अगर कोई डॉक्यूमेंट आया है, कोई डिटेल आई है, कोई इंफॉर्मेशन आई है, वो विसल ब्लोअर एक्ट में नहीं जाएगी। ठीक है, दैट विच वुड इम्पीड अ प्रोब। ऑलरेडी अगर कोई कहीं जांच चल रही है, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और अगर आपने विसल ब्लोअर एक्ट डाल के ये ऐसे अगर एलिगेशन भेज दिया ऊपर, और उसकी वजह से अगर कोई इम्पीड होए, अगर कोई ऐसी जांच, तो हम उस इंक्वायरी पे काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यूएस में क्या होता है, खाली नेशनल डिफेंस या फॉरेन अफेयर्स, वो भी तब exempted only if there is an executive order to keep the info secret। वहां हर चीज पब्लिक है, वहां हर चीज लॉ के दायरे में है, हर चीज जो है सब कुछ सामने होनी चाहिए, अंदर होनी चाहिए। इफ अ डिस्क्लोजर इज स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड बाय एनी अदर लॉ। बस अगर किसी और कानून की वजह से ये बोल दिया जा रहा है कि ये बातें यहां इस रूम से बाहर ना जाएं, तो फिर भैया ये नहीं हो सकता है कि उसके ऊपर फिर आपने चिट्ठी भेज के दे दी सीवीसी साहब को, सीवीसी साहब अब करो इस पर इंक्वायरी। अगर वो कानून के तहत ही बोल दी गई थी कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए थी, दैट मीन्स उस पर अब उस एलिगेशन पे इंक्वायरी हो ही नहीं सकती है। सो ये रहा हमारा चैप्टर खत्म। अगले चैप्टर पे चलेंगे जहां पे हम करेंगे इन्वेस्टिगेशन। सो उसका नाम है CBI। With this, we conclude this chapter and you keep studying, stay safe, good luck.